हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। बल्कि टॉपिक तो ये कल वाला ही है, इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला। इसमें एक टॉपिक हमारा रह गया था टॉर्क वाला, और बुक्स में ज़्यादातर इसके साथ एक डेरिवेशन और दिया जाता है पोटेंशियल एनर्जी का भी, लेकिन मैं वो काफ़ी टीचर्स उसको पहले ही करवा देते हैं। बट मैं आफ्टर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी करवाने के बाद ही इसका कंसेप्ट करेंगे। तो पहले हम टॉर्क का देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि आपका हेडिंग डाल लीजिए, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी बच्चे इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इस पर न्यूमेरिकल भी काफ़ी बनते हैं। आज हम न्यूमेरिकल तो शायद कम कर पाएंगे, लेकिन कंसेप्ट आपका मजबूत होगा तो न्यूमेरिकल अपने आप आ जाएंगे। तो देखो भैया, सबसे पहले तो हमने ले लिया, मान लो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया आपने। ऐसे आप समझ गए होंगे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में मैंने आपको समझाया था कि इक्वी डिस्टेंस पैरेलल लाइन है, वे रिप्रेजेंट करती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। यानी कि अगर ये गैप बराबर है तो अगर कम ज़्यादा हो तो मुझे माफ कर देना भाई, कभी लाइन में इधर उधर होगी, कभी सोचो सर ये तो थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा है, ये कम भिड़ा है, तो भाई इसको ये समझ लेना ये गैप जो है बराबर है। तो इसका मतलब हर पॉइंट पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों, कॉन्स्टेंट है, और ये हमारे पास गिवन है, यानी कि ये डायरेक्शन गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अब क्वेश्चन ये है कि जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर एक टॉर्क का जनरेशन होता है, टॉर्क पैदा होता है। और टॉर्क के लिए थोड़ा सा मैं आपको फील करा देता हूँ। पहले वाला टॉर्क जो होता था, तुम्हें याद हो तो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला। यानी कि जब किसी बॉडी को आप देखो, ऐसे एक ये बॉडी ले ली और इस पर मैंने ये उंगली से ऐसे फोर्स लगाया तो ये ऐसे घूमेगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको यूं यहाँ से फिक्स कर लूँ और इसको यूं खींचता हूँ यूं, तो ये ऐसे घूमेगा, यानी कि इसको तो कहेंगे क्लॉकवाइज। और अगर मैं यूं लगाता हूँ तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। इसको फिक्स कर रखा है मैंने यहाँ से, मान लो तो, और इसको यूं खींचूंगा तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में ऐसे, और यूं जाएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो पहले तो ये पॉइंट आना चाहिए, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है टॉर्क। गॉट इट। तो स्टार्ट करता हूं मैं वन बाय वन पॉइंट। तो सबसे पहले मैं एक फॉर्मूला ले रहा हूं, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव ठीक है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस सेपरेटेड बाय द सम डिस्टेंस, आप लेते थे 2a, वही फॉर्मेलिटी ले लेनी है। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस सेपरेटेड बाय द सम डिस्टेंस 2a, सपोज इट इज हेल्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच मेक्स सम एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी एक पॉइंट आपको याद रखना है, पुरानी बातें सारी आएंगी, पिछले कर्म आगे आएंगे बच्चों। अच्छे कर्म कर रखे तो अच्छे आएंगे, और बुरे कर्म कर रखे तो बुरे आएंगे। अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं तो आएंगे काम, और नहीं आए तो नहीं किए तो नहीं आएंगे। तो आपको एक बात बताई थी, जब किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो वहां पर एक फोर्स आता है उसी डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन रहेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट में ले रहा हूं, यहां पर एक फोर्स आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है तो इस फोर्स किधर आएगा, इधर, और जो कि रहेगा QE, ठीक है। और इस पर फोर्स किधर आएगा बच्चों, ये रहा, फोर्स इज इक्वल टू QE। अगर मैग्नीट्यूड लेना है तो ये ले लीजिए, नहीं तो माइनस भी दिखा सकते हो चार्ज की वजह से, लेकिन डायरेक्शन माइनस का मतलब यहाँ पर मैंने डायरेक्शन दिखा दी कि इधर की तरफ रहेगा। अरे भैया नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स इधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है, फोर्स इधर आ गया, ठीक है। अब जरा ध्यान करो तुम, तो एक बात तो समझ में आ गया कि ये एक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम है। व्हाट द मीन बाय दिस, इसका मतलब इस पूरे अरेंजमेंट में टोटल फोर्स तो जीरो है भाई, प्लस क्यू इधर है और माइनस क्यू इधर है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो नहीं हो जाएगा भाई। 10 कदम मैं यूं गया, 10 कदम यूं आ गया, तो जहां से चला था वहीं पर तो आ गया, तो नेट वैल्यू क्या आ गई, जीरो के बराबर। तो यस, और जब नेट फोर्स जीरो के बराबर आ जाए तो आप उसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। बट
आपको एक बढ़िया और बात बताऊं, इट इज नॉट ए रोटेटरी इक्विलिब्रियम। ये आपका रोटेटरी इक्विलिब्रियम नहीं है। कैसे नहीं है? तो मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूं, पुरानी बातें अगर याद हो तो मैं आपको बताता हूं। व्हेन टू इक्वल अपोजिट पैरेलल फोर्स on a body, then it exert so then it the body then the body will rotate। और जब रोटेट करेगा तो इसका मतलब क्या होगा? टॉर्क जनरेट होगा बेटा, टॉर्क पैदा होगा। कि जब किसी बॉडी पर, देखो ध्यान से, आपने पुरानी बात, ये देखो मेरे हाथों को देखो, एक इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा रहा हूं। देखो इक्वल है, दोनों हाथों में पावर बराबर है, मान लो फोर्स बराबर है। अपोजिट भी है, ये इधर है और ये इधर है। पैरेलल भी है, तो आप देखो बॉडी क्या करेगी, मैं इधर फोर्स लगाऊंगा, इधर लगाऊं, तो ये बॉडी क्या करेगी? घूमेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब भी किसी बॉडी पर दो इक्वल अपोजिट पैरेलल फोर्स लगाते हो, दो इक्वल अपोजिट पैरेलल फोर्स लगाते हो, तो बॉडी विल बी रोटेट। पिछले ये आपने कंसेप्ट आपने यूनिट नंबर 5 में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन मैंने आपको जस्ट याद करवाने के लिए आपको बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लो ये इसका सेंटर ले लिया, तो इसका मतलब ये क्या होगा बेटा? एल हो गया, और ये मान लो एंगल थीटा है। तो क्या करेंगे? अब मैं इसको एल जो लूंगा, तो एल के दो कंपोनेंट बनेंगे बेटा, एक इधर बनेगा एल कोस थीटा, और एक इसका परपेंडिकुलर बनेगा एल साइन थीटा। अरे बोलो बेटा, ये क्या बन जाएगा? इसके पैरेलल ले लेता हूं, तो ये एल साइन थीटा। अब जरा ध्यान करो, ये इसका एल का ये एल साइन थीटा हुआ, ये एल कोस थीटा हुआ, तो एल साइन थीटा एंड दिस फोर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दिखाई दे रहा है? अगर मैं इसको फिक्स, ये यहां से इसको फिक्स करता हूं और ये फोर्स लगता है, तो ये बॉडी ऐसे घूमेगी, देखो क्लॉकवाइज। तो यहां से टॉर्क आ जाएगा, इस टॉर्क को मैं बोल देता हूं T1। इसी प्रकार यहां पर देखो जरा, यहां पर ये एल है और ये मान लो ये थीटा है, तो इस एल का इधर कंपोनेंट क्या बनेगा बेटा? एल cos थीटा। बोलो बेटा, और इस पर परपेंडिकुलर बनेगा, तो ये क्या बनेगा? एल साइन थीटा। अरे बोलो बेटा, ये एल है, तो जिस तरफ थीटा है तो एल cos थीटा, और इसका परपेंडिकुलर एल साइन थीटा, और ये फोर्स है क्या हुई? तो एल साइन थीटा और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अरे बोलो बेटा, तो इसका मतलब आप इसको भी फिक्स करोगे, तो इसको फोर्स यू लगाओगे, तो ये भी क्या करेगा? यू घूमेगा। यू का मतलब क्लॉकवाइज, और इधर से यू घूम रहा है तो क्लॉकवाइज। तो यहां से भी टॉर्क मान लो क्या हो गया? टो2। तो टोटल टॉर्क क्या हो जाएगा? टो1 प्लस टो2, और दोनों के दोनों क्या है? क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज है तो सीधा जोड़ दूंगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में भैया। एक एंटी क्लॉकवाइज होता और एक क्लॉकवाइज होता, तो ऑब्वियस सी बात है, घट जाता। अरे बोलो बेटा, समझ में आ रही मेरी बात? दोनों क्लॉकवाइज है इसलिए। अब टॉर्क के लिए फॉर्मूला क्या होगा? यस हेल्प मी। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है? QE पहले के लिए, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इसका? क्या एल cos थीटा? नहीं, इसका परपेंडिकुलर एल साइन थीटा है। तो यहां पर लिखूंगा मैं एल साइन थीटा, प्लस इधर भी देखो फोर्स कितना है? QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? एल साइन थीटा, सेम ही है। तो लिख देंगे अपन QE एल, एल लिया है कि ए ले लेते भैया? चलो ए करता है, ए लिया है ना आपने, इसको ए मानो, सॉरी भैया, ए ले लो, क्योंकि ए की टर्म ले रहा है, ये ए साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी, ये ए साइन थीटा हो जाएगा, सॉरी, हाँ ये ए कोस थीटा हो जाएगा। ऐसे लीजिए, ए में ली है ना, तो वैल्यू ए में ले लो आप सारे। तो यस, QE ए साइन थीटा, QE ए साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? टॉर्क इज इक्वल टू QE ए साइन थीटा, एक QE साइन थीटा, तो 2 QA E साइन थीटा। किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपने निकालना डाइपोल की वजह से, तो आप जानते हो 2 QA की वैल्यू क्या होती है? P। तो नाउ द टॉर्क इज इक्वल टू, यस गाइस, टॉर्क इज इक्वल टू बन जाएगा PE साइन थीटा। दिस इज योर डेरिवेशन। कई किताब में सीधा ये परपेंडिकुलर लेके ले ले,
लेकिन इससे ज्यादा फील आएगा आपको, कंसेप्ट पूरा कंसेप्ट निकल के आएगा कि कैसे ये रहा। अच्छा, ये हो गया पी साइन थीटा। अगर इसको वेक्टर नोटिफिकेशन करना है तो आप जरा ध्यान करो, पी क्रॉस ई को भी तो पी साइन थीटा लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ पी क्रॉस ई। और आपको पता है इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए आप क्रॉस प्रोडक्ट का प्रयोग करेंगे। अगर ये आई क्रॉस आई डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में है और इलेक्ट्रिक फील्ड जे में है, तो टॉर्क जो आएगा वो किस में आएगा बच्चों, के कैप में। ये सभी को पता होना चाहिए बातें। अच्छा, ये तो पॉज करके आप इसको उतार लेंगे। इसका मैं थोड़ा सा और पॉइंट करता हूँ कि ये कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, और कब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, कब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो 11th क्लास का अगर आपने पढ़ रखा है तो आ जाएगा, नहीं तो फिर ऊपर से ही जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको फील करवाने के लिए थोड़ा सा +1 का भी पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए जरा, तो मिटाने जा रहा हूँ गाइस, पॉज करके इसको उतार लेंगे। तो व्हेन इट इज मैक्सिमम, तो ये साइन थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। अरे भाई टॉर्क मैक्सिमम कब बनेगा, व्हेन टॉर्क बिकम्स मैक्स। ऑब्वियस सी बात है, जब साइन थीटा मैक्स होगा। और साइन थीटा मैक्स कब होता है, जब उसकी वैल्यू 1 होती है। और जब थीटा की वैल्यू ये 1 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया गया तो डाइपोल जो होना चाहिए वो ऐसे होना चाहिए, -q + q। इस केस में ये बॉडी सबसे ज्यादा घूमेगी, तो टॉर्क विल बी मैक्स। और वो कितना हो जाएगा टॉर्क मैक्स, हेल्प मी, sin 90 यानी कि 1 और 1 यानी कि PE। तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू आएगी। चलिए, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, कब ये टॉर्क जो होगा वो मिनिमम होगा, मिनिमम कब होगा, जब साइन थीटा मिनिमम हो। और मिनिमम कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो। तो क्यों, साइन 0 0 0 हो जाएगा टॉर्क, और साइन 180 ऑल्सो 0। तो टॉर्क के की वैल्यू क्या हो जाएगी, यस गाइज, ZERO। तो ये तो आपको टॉर्क मिनिमम और मैक्सिमम पता चल गया। अब टॉर्क 0 कब बनेगा, जब इसका मतलब ये हुआ कि जब डाइपोल को, इस डायग्राम को मैं मिटाने जा रहा हूं, जब ऐसा हो जाए बच्चों, ध्यान से देखो, A -q और ये +q ऐसे रख दिया जाए, तो इस पर कोई टॉर्क नहीं आएगा। वैसे भी आप समझदार हो, कैसे, इस पर फोर्स लगाओगे F इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये E है, QE, और इस पर फोर्स क्या आएगा, QE। अब किसी बॉडी को ऐसे खींचोगे, मान लो देखो ऐसे खींचोगे, ये मार्कर है, एक यूं खींचेगा एक यूं खींचेगा, क्या बॉडी घूमेगी, नहीं। अरे घूमेगी क्या, नहीं। मैं इसको खींच रहा हूं इधर, ये खींच रहा है इधर, तो ये दोनों क्या होगी, रोटेट नहीं करेगी। रोटेट तब करती है जब इक्वल और अपोजिट फोर्स देगा, तब घूमेगी और पैरेलल होगा। जब एक ही लाइन में हो फोर्स, तो टॉर्क इज नॉट प्रोड्यूसिंग इन दैट पर्टिकुलर केस। तो गॉट इट। अच्छा, ये अब इसमें एक बड़ा ही बेहतरीन तरीका है, कंसेप्ट है। ये तो बेसिक पॉइंट हमें याद होनी चाहिए, ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी। इसमें इक्विलिब्रियम भी, अब यहां पर टॉर्क 0 आ गया, तो इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम वाला केस। व्हेन स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हालांकि 3 प्रकार के इक्विलिब्रियम होते हैं, अगर आप 11th क्लास को जानते हो तो। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स 0, और एक होता था बेटा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टेबल है, नेट फोर्स तो 0 है इस केस में भी, तीनों केस में F की वैल्यू पक्का 0 है। पर अंतर क्या है इनमें, मान लो आपको फॉर्मूला याद होता है, F इक्वल टू माइनस का du बाई dr था, याद हो तो तुम्हें, ये तो x y z जो भी इसके अनुसार fx लेना है, ये फॉर्मूला याद है। अगर इसको दोबारा से डबल डेरिवेटिव करते हो, और डबल डेरिवेटिव करने के बाद ये जो वैल्यू है अगर हमारी पॉजिटिव आ जाए, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम, और मिनिमम होगा तो उसको हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्या लिखवा रहा हूं मैं,
कईयों के ऊपर से बाउंस पे बाउंस लग रहे होंगे, डक करना पड़ेगा उसको कि क्या बॉल पे बॉल आ रही है। जब तक कंसेप्ट नहीं करोगे तब तक, इसका मतलब जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी वहां पर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और इस केस में अगर डबल डेरिवेटिव करते हो, इसको डबल डेरिवेटिव करते हो, इसमें भी डबल डेरिवेटिव किया था, तो वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगी, मैक्सिमा। और मैक्सिमा बन जाएगी तो इसको बोलते हैं अपन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और इस केस में तीसरा केस जो रहेगा, डबल डेरिवेटिव करने के बाद जो है वो वैल्यू 0 आ जाए तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके अंदर कांस्टेंट आ जाएगी और इसको बोलेंगे अपन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। चलो थोड़ा सा और फील कराता हूं आपको, कम समझ में आया अभी भी। कहने का मतलब ये होगा, स्टेबल का मतलब होता है स्टेबिलिटी जल्दी आ जाए उसके अंदर। क्या आ जाए बेटा, स्टेबिलिटी। इसका मतलब थोड़ा सा ध्यान दो आप। ये था 11th क्लास का टॉपिक। देखो देखो ध्यान से, अगर मान लो कोई बॉडी यहां से रखी है और इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो, थोड़ा सा छोड़ती है, क्या होगा, उसी अवस्था में आ जाएगी तो स्टेबिलिटी होगी नहीं। अरे और परसेंटेज भी मिनिमम होगी। अरे बोलो बेटा, यही तो बोला है, यू क्या है, मिनिमम। अरे परसेंटेज हाइट पर होती है ज्यादा, तो ये थोड़ी सी वापस, अगर कोई बॉडी क्या कर जाए, रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो आप उस केस में पोटेंशियल को मिनिमम रखेंगे और उसको क्या कहेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, अनस्टेबल में क्या होगा बेटा, अगर मान लो ए बॉडी यहां रख दी इस शेप के ऊपर, एक बार थोड़ा सा डिस्प्लेस करके दिखाओ तो थुम नीचे गिरेगी, धम नीचे गिरेगी। अरे बोलो, तो क्या ये बॉडी अपने आप ऊपर आ जाएगी, नहीं, ये आ सकती है। देखो ध्यान से, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाओ और छोड़ दो, नीचे आ जाएगी। और इसको छोड़ दो थोड़ा सा, ये क्या, यहां से ये नीचे गई, क्या ऊपर आ जाएगी अपने आप, नो, दम नीचे आएगी। तो इसको बोलेंगे अनस्टेबिलिटी शो कर रहा है। ठीक है, अगर बॉडी जो है वो डज नॉट रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। और स्टेबल में सही है, मान लो ये बॉडी यहां रखी तो पोटेंशियल एनर्जी इसमें हमेशा क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट रहेगी। अरे बोलो बेटा, इसी पॉइंट पर रहेगी, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आने चाहिए। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इस केस में जो आपने इक्विलिब्रियम तो ले लिया, यानी कि जब टोटल फोर्स हमें 0 तो करके दिखा दिया, टॉर्क 0 करके दिखा दिया, तो वो इक्विलिब्रियम कब कौन सा रहेगा, स्टेबल कब बनेगा, अनस्टेबल कब बनेगा। जब थीटा की वैल्यू 0 लेते हैं तो स्टेबल बनेगा कि अनस्टेबल, जब थीटा की वैल्यू 180 लेते हैं तो स्टेबल बनेगा कि अनस्टेबल। तो चर्चा करते हैं, देखते हैं। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सभी को बच्चों को याद होना चाहिए। पॉज करके इसको उतार लीजिए। हालांकि ये बातें 11th क्लास की थी, बट कुछ बच्चे महापुरुष है हमारे, पता है हमने, उनको मैं जानता हूं, वो बेचारे ऊपर से ही बाउंस पे बाउंस लग रहा होगा उनको, लेकिन अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो मान लो ये ले लिया भाई मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे, ये माइनस क्यू ले लिया और ये ले लिया मैंने प्लस क्यू। अब देखो जरा ध्यान करो, डाइपोल की डायरेक्शन भी यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यही है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 डिग्री होगी। समझिए होगे, डाइपोल की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों सेम है, तो थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0। तो अब देखते हैं, अब इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया मैंने, यानी कि ये प्लस क्या हो गया और ये मैंने माइनस क्या हो गया, यानी कि थीटा थोड़ा सा ले गए यूं। अरे बोलो बेटा, ऐसे ले गया, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, क्या ये वापस उसी अवस्था में आएगा कि नहीं आएगा, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर वापस आ जाए उसी अवस्था में तुरंत, अगर वापस उसी अवस्था में आ जाए तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, और अगर नहीं आए तो, अरे अभी तो समझाया था, स्टेबल का मतलब अगर बॉडी यहां रखी है, इसको थोड़ा डिस्प्लेस किया, ये वापस उसी अवस्था में आ जाए तो स्टेबल, और अगर यहां पर बॉडी रखी है और इसको डिस्प्लेस करें तो वापस ना आए तो अनस्टेबल। तो अब देखते हैं इसमें स्टेबल है, स्टेबल का मतलब होता है कि अगर ये घूमकर इसी पोजीशन पर आ जाए, तो देखो ध्यान से, आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं आपको बताता हूं, ये प्लस क्यू है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहां पर फोर्स लगेगा, सीधी सी बात है, क्यू ई, और इधर फोर्स लगेगा क्यू ई।
तो देखोगे ध्यान से, इसको यहां से मान लो हमने फिक्स इसको पकड़ा और ये क्या वो आ गया, अरे बोलो भाई, इस पर फोर्स लगेगा एकदम यूं आ जाएगा और वापस उसी अवस्था में आ जाएगा। अरे भाई देखो, इसको यहां पकड़ोगे और इस पर फोर्स में यूं लगाऊंगा तो क्या होगा, यूं आएगा ना, और यूं आती क्या हुआ, टॉर्क जीरो। तो इसका मतलब ये क्या लाएगा, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो आप इसको कहेंगे इट इज इक्विलिब्रियम। तो है पर कौन सा है, टेल मी, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, मिनिमम। ये बात हम बाद में बताएंगे आपको। अच्छा, अब अरे टॉर्क तो दोनों केस में 0 था, जब टॉर्क तो दोनों केस में 0 था, जब थीटा की वैल्यू 0 ले लो चाहे 180 डिग्री ले लो, तो 0 पर तो आपको पता चलेगा कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब इस पर देखना है कि अनस्टेबल है कि स्टेबल। चलो देखते हैं, स्टार्ट करें। समझ में आया पॉइंट? थोड़ा टफ तो नहीं लग रहा था, टफ लग रहा होगा मेरे को लगता है, लेकिन कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब की बार मैंने ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और ये प्लस क्यू इधर, और ये माइनस क्यू इधर। तो डाइपोल की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये हो गया पी इधर, ये हो गया ई इधर, ठीक है। तो पी इधर हो गया तो थीटा की वैल्यू तो साफ साफ पता चल गई कि 180 है, ई इधर है राइट की तरफ और पी है लेफ्ट की तरफ, तो 180 डिग्री का एंगल तो बन गया। अब देखते हैं कि वापस आएगा नहीं, थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस कर दो, ये माइनस क्या हुआ गया और ये प्लस क्या हुआ गया, और ये एंगल मान लो थीटा है। तो अब जरा देखो ध्यान से, क्या ये वापस आएगा, करे चर्चा, इस पर फोर्स आएगा, पहले बताओ, प्लस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स इधर आएगा, क्या हुई, और इस पर फोर्स किधर आएगा, इधर। तो देखो क्या वापस आ रहा है इधर। अरे भाई फोर्स, अगर मैं इसको यूं पकड़ता और ये फोर्स इधर होता तब तो आता इधर, अब फोर्स लग रहा है उधर, नहीं तो ये यूं जाएगा गुर्र, इधर नहीं आ रहा ना, रिटर्न डज नॉट रिटर्न इट बैक पोजीशंस। अरे भाई देखो, अगर ये मैंने इसको यहां से यहां लेकर गया हूं, तो अगर ये इसको यहां छोड़ दिए वापिस आ जाए तो स्टेबल, और नहीं तो अनस्टेबल। देखिए हमने फोर्स इधर लग रहा है, माइनस क्यू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो फोर्स इधर आएगा, तो डायरेक्शन दोनों की अपोजिट आ गई, तो ये फोर्स जो होगा वो इसको यूं लेके जाएगा, इसको यूं खींचेगा, और खींचना चाहिए यूं था, अगर यूं खींचता तो स्टेबल, और अगर ये यूं नहीं आ नहीं रहा अपनी पोजीशन पर तो ये कहलाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि डज नॉट रिगेन टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। हालांकि थोड़ी देर बाद ये वापस उसी अवस्था में आ जाएगा, अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो ये इधर चेंज हो जाएगा। तो एक खास बात और भी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक आदत है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्राइज टू, इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा, इसको एक पॉइंट पे नोट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्राइज टू अलाइन द dipole along its own direction, हाँ बेटा, ये पॉइंट याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक आदत है कि वो डाइपोल को अपनी दिशा में ले आता है। देखो वापस देखो, इसको घुमाकर आएगा तो घूमकर वापस वैसे ही आ जाएगा डाइपोल को, ये नेगेटिव इधर आ जाएगा और पॉजिटिव इधर जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, अगर इसको घुमाकर लाएंगे तो ये माइनस क्या हुई इधर आ जाएगा, प्लस क्या हुई है, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम आ जाएगी। यही तो बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक आदत है कि डाइपोल को उसी की दिशा में ले आता है। ठीक है, उतारो इसको। हाँ बेटे, एक क्वेश्चन और देखो इसके बाद, फाइंड द टाइम पीरियड टी ऑफ ऑसिलेशन इफ वी डिस्प्लेस डाइपोल स्लाइटली फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम से डाइपोल को थोड़ा सा मूवमेंट कराया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो ये सिद्ध करके दिखाओ कि ये डाइपोल जो है वो ऑसिलेट करेगा। क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। तो एक बात तो पहले बात है, एक इक्वेशन याद आनी चाहिए आपको कि जब भी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस का एक्स आ जाए, +1 की बात याद रखो, जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो हो, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आ जाए और वो भी माइनस में,
तो बॉडी विल बी ऑसिलेट। एक इक्वेशन ये, अगर फोर्स की टर्म में और टॉर्क आए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाना चाहिए बेटा, माइनस का थीटा। अरे भाई फोर्स टॉर्क और लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर ये दोनों इक्वेशन में से कौन सी भी एक इक्वेशन आ जाए तो इसका मतलब ये समझ लेना कि ये बॉडी क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी। ठीक है, इसने कहा कि अगर डाइपोल को थोड़ा सा घुमा दिया, ज्यादा नहीं, ये थीटा एंगल जो है बिल्कुल स्मॉल है, और जब एंगल स्मॉल लेते हैं तो एक बात याद रखनी है आपने, साइन थीटा नियर इक्वल टू थीटा और नियर इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और जबकि कोस थीटा नियर इक्वल टू 1 के बराबर होती है। ये सभी बच्चों को याद होनी चाहिए ये बात, अगर थीटा वेरी वेरी स्मॉल है और हमने इसको स्लाइटली किया है तो इसका मतलब एक बात तो समझ में आ गया, एक क्वेश्चन में देखोगे आप स्लाइटली थोड़ा सा, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल रहेगी। तो आसान सा है, बड़ी बात नहीं है, मुश्किल नहीं है, अगर आप ध्यान से समझोगे तो आसान लगेगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। देखिए ये इक्वेशन याद होनी चाहिए, ऑसिलेशन के लिए फोर्स डायरेक्टली इक्वल टू माइनस एक्स डिस्प्लेसमेंट टॉर्क माइनस थीटा, और अगर थीटा स्मॉल है तो टेंजेंट थीटा नियर इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा नियर इक्वल टू थीटा, और कोस थीटा बराबर है 1 के बराबर हो जाता है। ये याद रखना भाई, टेन थीटा साइन थीटा के बराबर बनता है, और जब थीटा की वैल्यू बहुत कम है, लगभग ये लगभग 10 डिग्री से कम होता है, तब होता है ये। कभी समझो साइन 30 और टेन 30 सॉरी, दो अलग अलग वैल्यू है, आपने बराबर बता दिया बराबर ना, ये जब होगा जब एंगल वेरी वेरी स्मॉल होगा। तो हमने यहाँ पर एंगल स्मॉल लिया है और हमने एंगल को लिया है ऐसे घुमाया है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, यू घुमाना। अरे यू चलना तो ये क्लॉकवाइज और यू घूमना तो एंटी क्लॉकवाइज। तो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसमें लिया है, एंटी क्लॉकवाइज में। अरे बोलो बेटा यूं ऐसे। तो पहली बात तो इस पर टॉर्क होगा, ये हो गया, जो इसको यहां पर घुमाएंगे तो टॉर्क इक्वल टू आप जानते हो क्या होता है, बताओ जल्दी से, पी ई साइन थीटा। अच्छा ये एंगल स्मॉल है तो एक बात और ध्यान करो, तो क्या मैं इसको पी ई थीटा कह सकता हूं, मैंने अभी तो बताया था आपको साइन थीटा वेरी वेरी स्मॉल है, साइन थीटा थीटा के बराबर हो गया, क्लियर। अच्छा पी और ई हमारा ई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, पी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ये दोनों चीज कांस्टेंट है। अब ये देखो माइनस चाहिए, बस कैसे न कैसे करके माइनस कैसे है, आप देखो ध्यान से, एंगल किधर है रे, एंटी क्लॉकवाइज, और टॉर्क किधर आएगा, देखो ध्यान से, टॉर्क फोर्स ये है क्या हुई, और यहां से इसको फिक्स करो। अरे भाई ऐसे ये मार्कर है और इस पर मैं यूं लगाऊंगा तो ये ऐसे घूमेगा, और ये किधर आ गया क्लॉकवाइज, तो टॉर्क, इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस यस, इस सिचुएशन में क्या होगा, टॉर्क जो रहेगा हमारा वो किसमें है, क्लॉकवाइज में, एंड थीटा किसमें है, एंटी क्लॉकवाइज में। इसका मतलब क्या हुआ, दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो देन वी अप्लाई टॉर्क इज इक्वल टू, यस गाइस, माइनस का, अरे बोलो बेटा माइनस लगा देंगे, तो माइनस का पीई माइनस का थीटा, गुड। और जब ये इक्वेशन आ जाए टॉर्क डायरेक्टली इक्वल टू माइनस थीटा, तो मेरे को दिखाई दे रही है टॉर्क डायरेक्टली इक्वल टू माइनस थीटा, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या करेगा, एग्जीक्यूट, अरे यहां से निकल गया टॉर्क डायरेक्टली इक्वल टू माइनस थीटा, इसका मतलब क्या करेगा, एग्जीक्यूट एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसका टाइम पीरियड निकालेंगे, तो बच्चों यहां से मैं मिटाने वाला हूं, टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, तो चलो देखते हैं टाइम पीरियड निकालते हैं। तो टाइम पीरियड निकालने का तरीका देखो ध्यान से, आप टॉर्क इज इक्वल टू जो बनेगा, मतलब मैग्नीट्यूड ले लेता हूं, चलो पीई थीटा, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है बताओ जल्दी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आती है, और एक जो फॉर्मूला आता है याद हो तो तुम्हें, जैसे फोर्स इक्वल टू एम ए था, तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम की जगह इनर्शिया और ए की जगह अल्फा, गुड। तो आई अल्फा इज इक्वल टू पी ई थीटा, ये पुराने टर्म आगे आएंगे भैया। और अब अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है बताओ जल्दी से, अल्फा इज इक्वल टू, यानी कि यहां पर क्या है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, थीटा की टर्म्स में अब इसको निकालने वाले हैं, तो ओमेगा का रिलेशन निकालना पड़ेगा, अल्फा इज इक्वल टू जो बनेगा हमारा ओमेगा स्क्वायर थीटा,
याद हो तुम्हें, अल्फा इज इक्वल टू रहेगा ओमेगा स्क्वायर थीटा, याद है क्या नहीं? हाँ, आपको इसको याद ही करना पड़ेगा, अगर नहीं याद है तो मैं आपको बाद में ही समझा देंगे इसको क्या करेंगे हम। तो आई इज इक्वल टू बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी ई थीटा, तो थीटा से थीटा कैंसिल, तो ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, पी ई डिवाइड बाई आई का अंडर रूट। अब ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, तो एक चक्कर पूरा करने के लिए मान लो आपको पता है 2 पाई और टी इसका टाइम पीरियड है, तो 2 पाई बाई टी जानते हुए एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो ये बन जाएगा पी ई डिवाइड बाई आई। आपको आई टी निकालना है, तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो क्या बन जाएगा बच्चे, इसको इधर ले, तो 2 पाई अंडर द रूट आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टी यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड। मुश्किल नहीं था, ये 2-3 बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हो तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t करके आप इसको उल्टा कर देना। तो ये कुछ नया फॉर्मूला था, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ना। नहीं समझ में आया तो 2-3 बार पॉज करके वीडियो को रोक कर देखो, फिर दोबारा से 2-3 बार देखो, समझ में आएगा। ये फॉर्मूले आपको पिछले वाले ये कैसे आए मेरे को भी समझाना है आपने। ये मैंने आई अल्फा कैसे लिखा, ये ओमेगा स्क्वायर थीटा कैसे लिखा, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। देखते हैं अगले लेक्चर में। ओके, ऑल दी बेस्ट।